रोजगार के मामले में बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो हमारे अपने सरपंच साहब है दानी जी, इनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। विकास होते नहीं है, विकास कराए जाते हैं। आदमी की मंशा होनी चाहिए। खजाने में सच में पैसे कोई कमी नहीं है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चाहे केंद्र सरकार की नीति है, वो बहुत अच्छी हैं। मैं खुद एक पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता है कि भाई सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं। सरकार ने हर चीज़ के लिए अपनी योजनाएं बनाई हुई हैं, चाहे वो हमारे शारीरिक परिश्रम के लिए है, जैसे व्यायामशालाएं हैं, मोक्षधाम है, पानी संबंधित जो हमारे कार्य होते हैं, जैसे मैं 3 पॉन्ड है, 5 पॉन्ड है, तो सरकार की तरफ से मैं सामुदायिक भवन है, बारात घर है, सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई सामने वाला उसका विज़न क्या है। उसका विज़न सिर्फ गांव में राजनीति करना है, किसी तरीके से सरपंची प्राप्त करना है, ये है, या उसका ये है कि भाई मुझे सरपंची का पद लेने के बाद के गांव की सेवा करनी है। बिल्कुल निश्चित तौर से गजेंद्र जी आप सही बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सरपंची की जिम्मेदारी चाहिए, पद चाहिए, काम का कहीं ना कहीं जो खाका है वो नहीं खींच पाते हैं। हमारे साथ में सोनू सोतई हैं। सोनू, आपका गांव तो अब फरीदाबाद नगर निगम में आ गया, क्योंकि फरीदाबाद का विस्तार करना है, मास्टर प्लान 2031 को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में अब तक सरपंच ही आपके गाँव की रही, उसके बाद में अब कहीं ना कहीं वहाँ जो पार्षद का चुनाव होगा, विस्तार हो जाएगा, जिम्मेदारी बड़ी हो जाएंगी। किस तरह से देखते हैं, चूँकि आप युवा हैं और कहीं ना कहीं आप भी राजनीति में पूरा इंटरफेयर रखते हैं और चाह भी रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को संभालें? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे ये सौभाग्य दिया। जैसे हमारे भाई साहब ने हमने बताया कि गांव नगर निगम में चला गया है। इससे पहले जब हम गांव के सरपंच बने थे तो गांव के लोग शहर के तर्ज पर विकास चाहते थे, शहर से नए नए विकास ढूंढ के लाते थे। तो हमने बड़ी मेहनत के साथ शहर की तर्ज पर अपने गांव में हरियाणा का सबसे पहला महाग्राम बनवाया सोतई, जहां हमने सीवर लाइन डलवाई और सीवर लाइन डलवा कर उसे सुचारू रूप से चालू भी करवा दिया। कहीं कहीं शहरों में भी ये सीवर लाइन चालू नहीं रहती हैं, लेकिन हमारे मेहनत और हमारे गांव वालों के सहयोग से हमारे गांव में भी सीवर लाइन चली हुई है और गांव वाले उसका लाभ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोतई गांव में विकास दिखा, उन्होंने सोतई को शहर में जोड़ने का निर्णय लिया और नगर निगम में ले गए। तो अब आगे अगर क्षेत्र की जनता, गांव के लोग सहयोग करेंगे या साथ देंगे तो निश्चित ही नगर निगम में चुनाव लड़ेंगे और ऐसे ही अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस मंच से इंडिया न्यूज़ हरियाणा देता है। सतिंदर सरोज जी प्रिंसिपल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतिंदर जी, देखिए, शिक्षा वो आधार है जिस पर हम विकास की एक नींव देखते हैं। क्या लगता है आपको, शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में कितना काम हुआ है, कितना काम होना बाकी लगता है? आपको सबसे पहले तो मेट्रो न्यूज़ जो आज आप उद्घाटन करने वाले हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो फरीदाबाद में शिक्षा की स्थिति के बारे में कहा, यहाँ 2 प्रकार की शिक्षाएं पूरे देश भर में हमें दिखाई देती हैं। एक जो कॉन्वेंट एजुकेशन है और एक सरकारी स्कूल की एजुकेशन है। बहुत दोनों में अंतर है। तो इस खाई को पाटने का चैलेंज हमारे सामने है। हमारा जो शिक्षा विभाग है वो उसमें निरंतर प्रयास कर रहा है। अभी कोरोना काल के समय जो हमारे सामने चुनौती आई कि विद्यार्थी विद्यालय में नहीं जा पा रहा है, फिर भी उसको हमें शिक्षा देनी है, तो एकदम से ऑनलाइन एजुकेशन को एक हर बालक तक पहुंचाने की चुनौती को हमने स्वीकार किया और उसमें लगभग 80% तक हम कामयाब रहे और हर बच्चे तक हमारे टीचर की अप्रोच रही और उसको हमने काम दिया, उसके काम को चेक किया। अनेकों तरह के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनका हमने सदुपयोग किया और हमने हमारे अपना जो शिक्षा विभाग है
उसने अपने शिक्षकों का सही सदुपयोग किया और हम इसको सही मायने में नीचे ग्रामीण क्षेत्र में भी हम इस शिक्षा को देने में सफल रहे। बिल्कुल निश्चित तौर से सोनल, जिस तरह से ये जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं दीपेंद्र जी, जिस तरह से मॉडल संस्कृति एक नया कॉन्सेप्ट आया, इसके बाद में अब राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो भी लागू होनी है, किस तरह से देखते हैं, क्या बेहतरी के लिए और इसमें क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि सामान्य स्कूलों में भी पढ़ाई है, अब मॉडल संस्कृति में जिस तरह से अब एंट्रेंस, प्राइवेट स्कूलों में एंट्रेंस के बाद में एडमिशन होते हैं, यहाँ भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच इंडिया न्यूज़। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस एज ए पैनलिस्ट इनवाइट किया। मेरा नाम डॉक्टर दीपेंद्र चौहान है और मैं पिछले 2 दशकों से शिक्षा में एज ए स्ट्रेटेजिक प्लानर, एज एन एजुकेटर, एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और एज ए टीचर ट्रेनर एसोसिएटेड हूँ। जैसा आपने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आपने जिक्र किया। डेफिनेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज एनश्राइंड हैं जिनके लिए भी फरीदाबाद पहले ही काम कर चुका था। फरीदाबाद में मैं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा, जैसा कि मेरे साथी श्री सर ने बोला, प्रिंसिपल सर ने बोला अभी। प्री कोविड और पोस्ट कोविड। प्री कोविड में हमारा एक इस तरीके का एक इकोसिस्टम पहले ही एजुकेशन में डेवलप हो चुका था, थैंक्स टू द स्पेशल स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, CMGGS की स्कीम का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप में हमारे DO मैम हैं, स्टेट की जो लीडरशिप में हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, हम सब ने एक इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जिसमें हमने टेक्नोलॉजी को पहले ही इंटीग्रेट कर लिया था। जो चीज़ें आज के दिन एजुकेशन पॉलिसी में आई हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले ही एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, तो ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। दूसरी बात, जहाँ तक मॉडल स्कूल्स का सवाल है, ये नया कॉन्सेप्ट है और फरीदाबाद इसमें अग्रणी रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके के बदलाव होंगे, क्योंकि आप आमूलचूल परिवर्तन सिर्फ 1 साल में या कुछ महीनों में नहीं देख सकते हैं, इसमें वक्त लगता है। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग उसकी होगी, फेज्ड मैनर में इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा और डेफिनेटली इन द डेज टू कम मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा बिलीफ है कि हम लोग अपने प्राइवेट जो काउंटर पार्ट हैं, जो हमारे बजट स्कूल्स हैं या जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके साथ हम compete कर पाएंगे। और पिछले कुछ, अगर हम आंकड़ों की तरफ अगर ध्यान दें, स्टैटिस्टिक्स की तरफ अगर हम ध्यान दें, तो पिछले कुछ दिनों में हम सभी की टीम की वजह से ये आंकड़े काफ़ी हद तक सुधरे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लेवल पे काम किया है। हर एक ने अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश की है और उसका सारा श्रेय जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप को जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोरोना काल में बहुत सिचुएशन डगमगा गई थी और ऐसे में अगर हालात संभले हैं, आपको लगता है, तो ये बहुत ही बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। गिरिराज उर्फ दानी जी, अगर हम बात करें देखिए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ग्रामीण और देहाती संस्कृति का एक समावेश नज़र आता है। आप गांव के सरपंच हैं, फरीदाबाद का जो इलाका है, फरीदाबाद का जो शहरी इलाका है, वहाँ का जो खुलापन है, आपको क्या लगता है ग्रामीण इलाकों में पहुँच पाया क्या? ऐसा है, जो भी शहरों में पैसा दिया जाता है, उस पैसे का अगर सही यूज हो तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं 100% इस बात को कह सकता हूं। सरकार के जो मापदंड होते हैं, चाहे सरकार कोई भी रही हो, मापदंड के अनुसार यदि काम कराया जाए तो 1 नंबर का काम का पैसा मिलता है सरकार को, जो मैंने महसूस किया। बात है फरीदाबाद के और ग्रामीण अंचल की। आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं संस्कृति के खुलेपन की भी बात कर रही हूँ। संस्कृति की खुलेपन की ये बात है, अभी मैं समझ गया आपकी बात को। ओढ़ना पहनना है, शिक्षा है, इन सब चीजों को लेकर कितना खुलापन गांव में आया है, शहर से कितना सकारात्मक बदलाव देखते हैं? ऐसा जो महसूस किया हमने, गांव से जो बच्चा सीधा शहर आता है, जैसे कि 12वीं क्लास से या 10वीं क्लास से कॉलेज में ही आता है, तो उसको वो सारी बातें नहीं पता होती। 70% बच्चे बहकने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो सारा जो देखता है शहर में आके, ऐसी ऐसी बातें देखता है जो गांवों में नहीं होती। अगर ये कॉलेज गांवों में बनवा दिए जाएं, जैसे संस्कृत की आप बात कर रही हैं, संस्कृति तो शहरों में भी खूब अच्छी होती है और गांवों में भी अच्छी होती है। बुरे सब जगह होते हैं और शहरों में भी बुरे होते हैं और गांवों में भी बुरे होते हैं। एक बात जरूर है कि शहरों में सुविधा ज्यादा है, क्योंकि सरकार का ज्यादा ध्यान पीछे शहरों पर रहा है। अजी इतना गांव, अगर गांवों में होता ध्यान तो शहरों से ज्यादा तरक्की गांव कर जाते। तो अच्छा, आप मानते हैं कि गांव इस बात पिछड़े को हुए हम मानते हैं
कि यदि ये सुविधाएं गांवों में होती, शहरों से ज्यादा सुविधा गांवों में कर दी जाए, बराबर भी कर दी जाए, उनसे 10% कम भी कर दी जाए, तो शहरों से अच्छे रिजल्ट आएंगे गांवों के। मैं ऐसा मानता हूं। क्या वहां पिता पुत्र का नाता बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल वहां मित्र का जो नाता है, पड़ोसी की जो बहन है, बेटी है, उससे नाता बहुत अच्छा होता है। यदि कोई पड़ोसी को लड़े तो एक पड़ोसी गांव में से निकल के तुरंत उसको रोकता है, भाई लड़ाई मत लड़ो। बिल्कुल शहरों में ऐसा महसूस किया मैंने। कहीं ना कहीं सामाजिक जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं भी किया बढ़ा हुआ है है। कि शहरों में लोग बराबर में कोई अगर गुंडागर्दी कर रहा है तो उसको जब तक पुलिस नहीं आती है कोई रोकता नहीं है, जबकि समाज को उसको उसी टाइम रोकना चाहिए। बिल्कुल आपने बात कर रहे गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। गिरिराज जी बात कर लेते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सामाजिक ताने बाने की, और इसको आप कहीं ना कहीं जो शिक्षा से जोड़ रहे हैं। मुकेश राणा हमारे साथ हैं। आप क्या गिरिराज जी की बात से सहमत हैं? चूंकि जब कॉलेज की बात की, अभी उससे पहले जिक्र कर रहे थे, कॉलेज मोहना में बनवाया गया, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना जिस तरह से विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी आपके पथला में बनी हुई है, तो यूनिवर्सिटी वहाँ तक पहुँच रही है, तो क्या अभी भी कोई भेदभाव आपको भी नजर आता है? देखिए, सबसे पहले हमारी बहन जी हमारे सामने हैं, विधायक सीमा तिरका जी, बड़े भाई लखन सिंगला जी, इनका यहाँ आने पे मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक गांव और शहर की बात है, मैं नहीं मानता आज कोई गांव में और शहर में कोई किसी प्रकार का फर्क है, क्योंकि वो सरपंच साहब की अपनी व्यक्तिगत राय थी और सरपंच साहब भी कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गाँव यदि शहरों की सुविधा थोड़ी गांव में भी पहुंच जाए तो गांव के बच्चे भी अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन ये गांव में जो बच्चे रह रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूं गांव के बच्चे शहर से भी ज़्यादा, या रिजल्ट की बात हो या एजुकेशन की बात हो, गांव में विकास हो रहे हैं। और विकास कराना लोगों की सोच पे निर्भर करता है, विधायक की सोच पे निर्भर करता है, सरपंच की सोच पे निर्भर, लेकिन ये नहीं है। समय की थोड़ी कमी है, हम छोटा छोटा रिएक्शन एक लेंगे यहाँ पर। आप दीपेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे? आप शिक्षा में जो नवाचार आया है, इसमें किस तरह का भविष्य अब आप देख रहे हैं? एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। देखिए, मेरा ये मानना है कि नवाचार समय की ज़रूरत है, और नई एजुकेशन पॉलिसी भी ये कहती है कि जो फाउंडेशनल कोर्स है उसमें जो एजुकेशन बच्चे की जो होनी चाहिए वो नवाचार और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो उसको बहुत पहले से फरीदाबाद की टीम इंटीग्रेट कर चुकी है अपने इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी के हिसाब से। और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि गांव के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारा जो मेजर नंबर ऑफ स्कूल्स हैं वो बल्लभगढ़ में ज़्यादा हैं, फरीदाबाद में ज़्यादातर अर्बन पॉपुलेटेड है। तो इस तरीके का एक डिजिटल डिवाइड पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को भी मिला, और उस डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए बहुत सारी इनोवेशंस हमारे यहाँ पे हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि आज के दिन कोई भी इनोवेशन बिना टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करे नहीं हो सकती है। तो उस डिजिटल डिवाइड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास, आपने भी ये चीज़ नोटिस की और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को कन्वे भी किया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे जिनके पास डिवाइसेस नहीं थे और वो एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पा रहे थे। फरीदाबाद में एक अलग तरीके का एक इंटरवेंशन किया गया, जिसके अंदर कि हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स, स्पेशली हमने कुछ फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ समाजसेवी संस्थाओं के साथ एस्टेब्लिश किया कम्युनिकेशन। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सतिंदर सरोज जी की डिजिटलाइजेशन का जो सपना है मोदी जी का, वो भी पूरा होता दिख रहा है अब। डिजिटलाइजेशन का जो सपना है वास्तव में वो पूरा हो रहा है, और कोरोना ने तो इतना फास्ट कर दिया, जो काम 5 साल में होना था वो 8-7 महीने में ही हो गया। और हम हर आदमी तक, हर बच्चे तक, गांव-गांव तक हम डिजिटलाइजेशन के अप्रोच को ले पाए। आज आम आदमी के पास बैंक अकाउंट है, हर बच्चे का बैंक अकाउंट है, सीधा पैसा ट्रांसफ़र होता है, ना तो पैसा खर्च होता है उसमें बांटने में, और ना ही समय बर्बाद होता है, और सीधा 100% उसके पास पहुंच जाता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं इसी तरह पढ़ाई में भी से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ से आप, क्योंकि कथला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जिसमें पूरा की पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, क्या मानते हैं शिक्षा की जरूरत अभी और वहाँ कॉलेज या स्कूलों की जरूरत है आपकी नज़र में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारी जो पिरतला विधानसभा है वो बिल्कुल ही ग्रामीण अंचल है, उसके अंदर 104 गांव लगते हैं। वहाँ हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हरियाणा सरकार। हमारे वहाँ से लोकप्रिय विधायक है श्री नैनपाल रावत जी, और उनका तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान है शिक्षा की तरफ और रोजगार की तरफ, और वो इस बात को लेकर वो चिंतित भी रहते हैं और कई जगह इन बातों को उठाते भी हैं। सरकार ने एक हमें बहुत अच्छी वहाँ पे देन दे रखी है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। हमें उसके बारे में
युवाओं को बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है कि भाई सरकार ने इस तरीके का हमें एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं मतलब काफ़ी देर से अपनी बारी का वेट कर रहा था कि भाई आए तो मैं बताऊं अपने बारे में, क्योंकि हमारे वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है काम करने का। अगर बच्चों को ढंग से बताया जाए कि भाई हमारे पास ये सुविधा है, आप वहाँ कोर्स करिए और वहाँ पे आपको बाद में रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन वो अभी नाकाफ़ी है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि 104 गांव है और बेरोजगारी की बड़ी ही गंभीर स्थिति है। अब कंपनियों में उतनी क्षमता नहीं रही है कि वो बच्चे और एडजस्टमेंट कर सके, और सरकार भी कहीं ना कहीं तक इसके प्रति गंभीर है। गजेंद्र जी, आप युवा नेता हैं और इस तरह की जिम्मेदारियां अब आप लोगों के कंधों पर हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम एक बेहतर भविष्य आप जैसे लोगों में देख रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस सत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। इस सत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया। जी हाँ, तो एक अच्छी चर्चा और इसी SSB Heart and Multi Speciality Hospital, Care with Compassion, Real Estate Partner Advitya Homes, आपके सपनों का पता, Omex Builder, Turning Dreams into Reality, Venue Partner JC Bose University of Science and Technology.